फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत, बहुत अच्छे होंगे और जैसे आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का जो है अंतिम फेज़ का एग्ज़ाम अब बच चुका है और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो अब अंतिम फेज़ में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिनका पेपर 17 से लेकर और 21 अगस्त को होने जा रहा है, तो बिल्कुल इस क्लास को अंत तक देखना क्योंकि जो नया पैटर्न से प्रश्न अब जो है प्रश्नों की जो है लेवल बदला गया है, पैटर्न बदला गया है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस क्लास को बनाया हुआ है और कहीं न कहीं अभी आप लोगों के पास समय है बेहतर तरीके से तैयारी करने का। 2 दिन का समय गैप मिल चुका है और जितने भी मेरे दोस्त हैं, जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल इस क्लास को अंत तक देखना 100% है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिएगा फटाफट से हम उन लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जिनका भी पेपर 17 से 21 अगस्त के बीच में होने जा रहा है, इस क्लास को अंत तक देखना। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? हर एक प्रश्न जो है आपको गेस किया हुआ यहाँ पे कराया जा रहा है। तो कहीं न कहीं आपको इस क्लास से बहुत बड़ा बेनिफिट एग्ज़ाम हॉल में मिलने वाला है। तो चलिएगा पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न सॉल्व करने से पहले हमारा एक छोटा-सा रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भी मेरे दोस्त जो हमारा रीजनिंग सीखो यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है? जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, तो हर एक क्लास की जो नोटिफ़िकेशन है आपको मिलती रहेगी और ये क्लास जब तक एग्ज़ाम समाप्त नहीं होता है, तब तक जो है आपको फ्री में कराया जाएगा, ठीक है? तो पहला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है देखिएगा कि जो है 100 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रति 8 जो है घंटे जलाया जाता है। 30 दिनों 30 दिन के महीनों में कुल कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत होगी? क्वेश्चन नंबर पहला नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर पहले पे आ चुके हैं, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। देखिए अगर यूनिट निकालना है तो यूनिट का फॉर्मूला क्या कहता है कि जो है अ, वाट गुणे तो 100 वाट का बल्ब है और समय कितना जल रहा है 8 घंटा और कितने दिन तक जलाया गया है 30 दिन। तो आपको अ, वाट गुणे समय गुणे दिन बटा यहाँ पे जो है आपको करना होता है 1000। अब देख लो 1 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया 8 तरीका 24 24 यूनिट जो है बिजली की खपत होगी उस बल्ब से। तो मुझे लगता है कि आप आसानी से यूनिट निकाल सकते हो विद्युत ऊर्जा कितना यूनिट खपत हुआ है ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस प्रश्न के राइट उत्तर बता रहे हैं उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का जो है मान सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है, मतलब जी का मान सबसे अधिक होता है। तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है, अगर आपसे बोलेगा कि सबसे अधिक कहाँ होता है तो ध्रुवों पर होता है। कहाँ पे होता है? ध्रुवों पे। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जिन्होंने बताया है ध्रुवों पर उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि धावन सोडा का सही रासायनिक सूत्र क्या है? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि धावन सोडा का सही रासायनिक सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं सभी लोग, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं और जिन्होंने बताया है यहाँ पे धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 4। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है 77वें गणतंत्र दिवस आ, के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा।
जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने के करंट अफेयर खास करके यादें आप लोगों से एग्जाम हॉल वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। 77वें गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी बीता हुआ है 2026 में, उसी के अवसर पर कौन जो है अतिथि आए थे, ये प्रश्न में पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे। तो आपको याद रखना है, उर्सुला ओन डेर लियेन और एंटोनियो कोस्टा, ये दो लोग आए थे हमारे 26 जनवरी के अवसर पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। केंद्रीय बजट 2025 2026-27 के अनुसार भारत के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य यानी कि जीडीपी का कितना प्रतिशत जो है रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है क्वेश्चन नंबर 5वां का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार बताना है कि जीडीपी का जो है लक्ष्य प्रतिशत में कितना रखा गया है। तो ये जो है 4.3% रखा गया है। मुझे लगता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ चुके हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं बताएंगे सभी लोग। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का खिताब जीतने वाला कौन है, तो यानिक सिनर। यानिक सिनर जो है आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है। जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और 10 चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। देखिए, इसके कई सारे तरीके होते हैं, आपको जो भी लगता है आप कर सकते हो। जब भी इस तरीके का प्रश्न आता है तो कि एक बार बढ़ा दिया जाता है या दोनों बार बढ़ा दिया जाता है, वृद्धि हो जाता है, या दोनों बार ह्रास होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है a+b+ab/100। ये फॉर्मूला लगाते ही आपका ये प्रश्न बन जाता है। पहला वाला ए है 20% का वृद्धि, और यहाँ पे लिखा है 10% की कमी चौड़ाई में, तो इसको माइनस में लिखना पड़ेगा, क्योंकि कमी का मतलब क्या होता है, माइनस। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ए गुणे बी, तो ए कितना है 20 और बी कितना है 10। 10 माइनस में है, इसलिए ये जो प्लस है इसको माइनस कर रहा है, ठीक है। और बट्टा 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 और ये 2 और 10 कितना हो गया 12। 12 में से 10 जाएगा, 8% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। इसके और भी तरीके हैं आप जिससे कर सकते हो 100 मानकर, तो जो आसान लगे उससे आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे रेलगाड़ी से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है यहाँ पे, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई यहाँ पे 120 मीटर और 180 मीटर है, विपरीत दिशाओं में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, वे एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगी। क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8, क्या लगता है आपको। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिए। सबसे पहले देखिए, विपरीत दिशाओं में चल रही है, अर्थात एक ट्रेन इधर से आ रही है और दूसरा ट्रेन इधर से आ रही है। जब भी ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो हमेशा आपको पता है कि दोनों ट्रेनों की जो लंबाई है वही तो पार करना है, इनका योग कर लोगे तो ये हो जाएगा 300 मीटर। इसमें कहा है कि इनकी स्पीड जो है इसका है 40
और इसका है 50। तो जब विपरीत दिशा में है, एक दूसरे का उल्टा, तो ये भी जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 और ये 90, 90 किलोमीटर पर घावर। इसने कहा है कि पार कितने सेकंड में करेगी, तो ये तो किलोमीटर पर आवर में है। तो इसे निकालने के लिए हमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो ये 18×5 = 90 हो जाएगा। 5 के पहाड़े में 5×6 = 30, फिर 5 के पहाड़े में 12×25 = 60। मुझे लगता है आपका ऑप्शन नंबर ए ही आया होगा। जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 9 के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। चलिएगा, श्रृंखला वाला प्रश्न है, आप ध्यानपूर्वक देखो। यहाँ पे बहुत सिंपल श्रृंखला है। जैसे 7 लिखा है, 7 से 14 हो गया, आप कह सकते हो 7 जोड़ा गया है या 7 से गुणा किया गया है, बिल्कुल आसान है। फिर 14 से 28 लिखा है, इसमें भी 7 से गुणा करेंगे। फिर इसके आगे 56 लिखा है, तो इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे बात आपको समझ में आ गया यहाँ? तो देखिए, आपको भी करना क्या है कि यहाँ से जो है 2 गुना किया गया है, 56 दूना 112, तो हम भी 2 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूना का 24, 224। 224 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि किसी कुट भाषा में मैथ को जो है ये लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में साइंस को क्या लिखा जाएगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यानपूर्वक देखोगे इस प्रश्न को तो समझ जाओगे। हुआ क्या है, इसने कहा है कि यदि किसी कोड भाषा में मैथ दिया गया है तो एम का कोड कितना होता है, 13, सिंपल है। ए का कोड 1, टी का कोड 20, एच का कोड 8 और एस का कोड 19। मतलब हमें सिंपल तरीके से समझ में आ गया कि इसने जो किया है भाई साहब, ये क्या किया है कि बिल्कुल प्लेस वैल्यू को बैठा दिया है। तो हम भी साइंस में एस का 19 होता है, सी का 3 होता है, आई का 9 होता है, ई का 5 होता है, एन का 14 होता है, फिर सी का 3 होता है, ई का 5 होता है। मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। पहला वाला ही ऑप्शन सही है, पहला वाला ही ऑप्शन बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 11। यदि किसी परीक्षा में 5 एम्पियर की धारा, किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 2 तक प्रवाहित होती है तो परिपथ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत आवेश कितना होगा? चलिएगा, अब बताइएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने 11, 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पे विद्युत आवेश Q बराबर क्या होता है, आई टी। Q बराबर क्या होता है, आई टी। तो हमारे पास यहाँ पे कितना दिया गया है, आई दिया गया विद्युत धारा 5 एम्पियर और 2 घंटे तक। तो 2 घंटा अगर हम देखेंगे तो 2 घंटा में हमें निकालना पड़ेगा मिनट। दो दो तक मतलब 2 घंटा, तो 60 दूना का 120 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा कितना है, कितना हो जाएगा आपका 12×5 = 60, 600 कूलम। 600 कूलम आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। समय टाइम जो दिया गया है 2 दिया गया है, मतलब 2 में हम 60 से गुणा करेंगे तो ये मिनट में आ जाएगा 120 मिनट, ठीक है, मिनट में इसको रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरी आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितनी है? मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनका एग्जाम अभी भी बाकी है, तो आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। यहाँ पे जो है जिस तरीके के नए पैटर्न से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला पूछ रहा है, बिल्कुल सेम कंडीशन में हम उन्हीं टॉपिकों को कवर कर रहे हैं जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला पूछ रहा है, और बिल्कुल आपको एग्जाम हॉल में इसके फायदे 100% देखने को मिलेगा। चलिएगा, अब देखिए यहाँ पे आवर्त सारणी जो है इसमें तीसरा आवर्त
में तत्वों की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है। जिन्होंने बताया है 8, उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पीत रस का निर्माण कहाँ होता है और यह कहाँ संचित होता है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है कि मनुष्य के शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है और यह कहाँ संचित होता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13। 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है यकृत में निर्माण या पित्ताशय में संचय, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। यकृत में निर्माण या पित्ताशय में संचय, उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? क्वेश्चन नंबर 14 के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, बताएंगे कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है बनेगा? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि अनंत पर बनेगा, उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। देखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम और सूत्र क्या होता है? बताएंगे सभी लोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम और सूत्र जो है आपको याद रखना है कि जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये रासायनिक नाम है और फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16। भारत की पहली पूर्णतः स्वदेशी एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल का पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शन किस अवसर पर किया गया? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं। कह रहा है कि भारत की पहली पूर्णतः जो है स्वदेशी एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल का पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शन किस अवसर पर किया गया? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे 16वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है गणतंत्र दिवस परेड 2026, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। फरवरी 2026 में आयोजित ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन स्थल कौन सा था? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17। 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17। सभी लोग बताइएगा कि फरवरी 2026 में आयोजित ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन जो है स्थान कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 17 के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया यहाँ पे भारत मंडलपम नई दिल्ली, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 18। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा। भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2026 को अपना कौन सा जो है स्थापना दिवस मनाया? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है 50वां। 50वां जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19। केंद्रीय बजट 2026-27 के MSME क्षेत्र के संवर्धन के लिए किस नए फंड की जो है घोषणा की गई है?
क्वेश्चन नंबर 19वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ चुके हैं। सभी लोग बताएंगे कि 19वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये क्या होने वाला है। तो SME ग्रोथ फंड जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20। वर्ष 2026 में कला और अभिनय के क्षेत्र में किस दिग्गज अभिनेता को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। इसमें कहा गया है कि जो है वर्ष 2026 में कला और अभिनय के क्षेत्र में किस दिग्गज अभिनेता को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा धर्मेंद्र को। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21। यदि 12 पुरुष या 18 महिलाएं किसी काम को 14 दिनों में पूरा करते हैं तो 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। जो है यहाँ पे आपको समझना ये होगा कि इसमें कहा क्या गया है। सबसे पहले आपको बराबर करना पड़ेगा, फिर जो है आप इस प्रश्न के राइट उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि जितने भी मेरे दोस्त हैं इस क्लास को देख रहे हैं, देखिए इसने कहा है कि 12 पुरुष ये जो हैं 18 महिला के बराबर हैं। 18 महिला के बराबर है। ठीक है, पुरुष महिला को एम से मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसने कहा है कि 8 पुरुष 16 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। अर्थात ये हम देखेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे दो काटोगे 6 के पहाड़ में तो ये 3 हो जाएगा। अर्थात अगर हम जाएंगे यहाँ पे क्या चीज़, अगर हम जाते हैं यहाँ पे कि जो है किसका वैल्यू निकाल दें हम, पुरुष का अगर वैल्यू निकाल देते हैं तो P बराबर हो जाएगा कितना, इधर है 3/2m, यही होगा। इसने कहा है कि 8 पुरुष प्लस 16 महिलाएं कितने दिन में मिलकर काम करेंगी, तो 8 पुरुष, P का वैल्यू कितना दिया है 8 गुणे 3/2 प्लस 16 महिला, ये हो जाएगा 2 के पहाड़े में 4, 4 3 12 और 16, 16 12 28 m हो गया। कितना हो गया 28 महिलाएं हो गई टोटल। आप 8 पुरुष कहो और 16 महिलाओं कहो तो टोटल महिलाओं की संख्या यहाँ पे हो जाएगा 28 महिला। यहाँ पे टोटल ये सभी के बराबर हो जाएगा 28 महिला। इसने कहा है कि जो है टोटल काम 14 दिनों में हुआ है। टोटल काम 14 दिनों में हुआ है। कितने लोग मिलकर, तो 18 महिलाएं से हमें निकालना है। तो देख लो 18 महिलाएं 14 दिनों में अगर काम करती हैं, 14 दिनों में, तो 28 महिलाएं कितने दिनों में काम करेंगी उसी को, तो 14 दूना 28, 9 दूना 18। मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको बताना है, ध्यान पूर्वक देखना है। इसमें कहा गया है कि 8,000 पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज कितना होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ जा सकते हो। समझने की कोशिश करते हैं हम अगर, तो बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। जैसे मैंने देखा यहाँ पे, तो ये 10% दिया गया है। अगर 10 का फ्रैक्शन वैल्यू हम करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1/10। अर्थात अगर आप समझोगे तो 10 वाला वस्तु जो है हमें मिलेगा 11 में अगले साल। 10 पे 1 का ब्याज लगेगा, फिर 10 पे 1 का ब्याज लगेगा, 11 हो जाएगा। ये 10 में 10 से गुणा करेंगे 100, 11 में 11 से गुणा करेंगे 121। मतलब 100 वाला जो सामान है ये 2 वर्षों के बाद 121 हो जाएगा। तो ब्याज हमें कितना मिला, 21%। हमें जो ब्याज मिला यहाँ पे 21% मिला। तो हमें पैसा कितना है 8,000 रुपया, उस पर 21% ब्याज निकाल दो। 8,000 रुपया मूलधन है तो इस पे 21% हम डायरेक्ट ब्याज निकाल देंगे। हमारा जो है बिल्कुल 8 एकम में 8, 8 दूना का 16, 1680 रुपया का जो है यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज होगा। आपको फॉर्मूला पता है, उससे भी निकाल सकते हैं। P/1 + R/100 के पावर t इस तरीके से करोगे और फिर आपको माइनस करना पड़ेगा। मिश्रधन आता है उस तरीके से, फिर मूलधन माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 1680।
अगला प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15 और 20 से 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचता है। तो देखिए, जब भी शेष आपको बताना है, शेष निकालना है, तो आपको करना क्या होता है, एलसीएम निकालना होता है। 12, 15, 20 और आपको क्या है दिया गया है, 54। इसका एलसीएम निकाल लो। इसका जो है क्या निकालो, एलसीएम। कितना आएगा एलसीएम, निकाल लो। आप निकालोगे कितना आ जाएगा, देख लो। 540। 54 के पहाड़े में भी कट जाएगा, 20 के पहाड़े में भी, 15 के पहाड़े में भी, 12 के पहाड़े में भी। तो ये हो गया एलसीएम। पर इसमें पूरा पूरा भाग लग रहा है, हमें 8 शेष बचाना है, तो इसमें 8 हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 548। मुझे लगता है कि आपने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ऑप्शन नंबर बी, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 24वां नंबर प्रश्न है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी 12% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 700 रुपया है तो क्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे जितने भी मेरे दोस्त हैं। इसमें कहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी 12% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य 700 रुपया है। देखिए, अंकित मूल्य 700 रुपया है यहाँ पे, तो क्रय मूल्य हमें पता करना है। तो देखिए, 700 रुपया है, इस पे 20% का छूट दिया गया, मतलब हम 80 रुपया में ही खरीदे हैं। और आप देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 से 20, 7 8 है 56, 560 रुपये में बेचा गया, पर अभी भी इसे क्या हुआ है, 12% का लाभ हुआ है। तो हम क्या करेंगे, लाभ हुआ है तो हम हमें निकालना है क्रय मूल्य। देखिए, ये बोला है क्रय मूल्य, अर्थात 100 रुपया सामान, 12% का लाभ का मतलब 112 रुपये में हमने बेचा है। तो 56 दूना 112, ये हो गया 2, ये हो गया 10, ये आपका कट जाएगा 5। तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा 500 रुपया, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को ही चुना था तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25। दो संख्याओं का योग 45 है और इनका अंतर 15 है, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट उत्तर है वो आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले इसने कहा है कि दो संख्याओं का योग 45 है, इनका अंतर 15 है, तो संख्या का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले अगर हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हमारे पास दो संख्याएं हैं। मैंने मान लिया एक तो एक्स है और दूसरा है वाई। इन दोनों को जोड़ने पर हमें मिल गया 45, और इसने कहा है दोनों का अंतर, तो एक्स माइनस वाई, इन दोनों का अंतर करेंगे तो हमें मिल गया 15। हम इसमें जोड़ देंगे तो ये एक वाई प्लस में है और वाई माइनस में है, तो ये 0 हो जाएगा, और एक्स जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। इधर से काटेंगे, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 30 दूना 60। अर्थात जब एक्स का वैल्यू 30 है तो दोनों को जोड़ने पर हमें एक्स और वाई को 45 मिल रहा है, तो एक्स का वैल्यू ये हो गया 30, तो इधर कितना होगा, 15 होगा, तभी तो 45 होगा। तो दोनों संख्याएं हमें मिल गया 30 और 45, इसका अनुपात निकाल दो 30 और 45 का, ये 15 दूना का 30, 15 एकम में 15। मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से आप गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कथन और निष्कर्ष के प्रश्न है, आप ध्यानपूर्वक देखोगे। इसने कहा है कि सभी पेन पेंसिल है, जितने भी पेन है, ठीक है, ये पेन वाला हिस्सा जितना भी है, पेन का जितना भी हिस्सा है, ये सभी के सभी पेंसिल के अंदर है। पेंसिल पीई लिख देता हूँ। कह रहा है कुछ पेंसिल रबड़ है, पेंसिल का कुछ हिस्सा ये जो है, इसका कुछ हिस्सा रबड़ है। अब आ जाओ, कह रहा है कि कुछ पेन रबड़ है, पेन का कुछ हिस्सा क्या रबड़ हो रहा है, ये तो बात मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। कह रहा है कुछ रबड़ पेंसिल है, ये रबड़ है, इसका कुछ हिस्सा पेंसिल में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा, दूसरा वाला बात बिल्कुल सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि 26 जनवरी 2026 को गुरुवार था तो 15 मार्च 2026 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। सप्ताह का कौन सा दिन होगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, सभी लोग बताएंगे। ये जो है
आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये कैलेंडर का प्रश्न है, वैसे तो कैलेंडर के एक भी प्रश्न अभी तक पूछे नहीं गए हैं, पर आप इसे जरूर ट्राई करना, ठीक है, और उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है कि विषम शब्द का चयन कीजिए। विषम शब्द का जो है चयन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 28, विषम शब्द अलग चुनना है। तांबा, पीतल, एल्युमिनियम और जस्ता, इसमें अलग कौन सा है? तो देखिए, इसमें अलग की बात की जाए तो विषम मतलब होता है अलग, हमें जो है दिखाई दे रहा है अलग पीतल। पीतल क्या होता है? तो पीतल जो है, ये जो है आप लोगों का मिश्र धातु है। पीतल क्या है? तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता का, ठीक है। ये मिलकर पीतल बनता है, बाकी सभी जो है ये अ, शुद्ध धातु थे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? देखिए, सिंपल तरीका है, बी ई एच के, तो अगला पद क्या है? बी होता है 2 पे, ई होता है 5 पे, एच होता है 8 पे, के होता है 11 पे, मतलब 2, 5, 8, 11, तीन तीन जोड़ा गया है, 11 3 14, 14 पे आता है एन। मुझे लगता है आपको एन समझ में आ गया होगा कौन सा राइट उत्तर जा रहा है। फिर देखो, 2, 5, 10, 17, पहले जोड़ा जोड़ा है 3, फिर 5, फिर 7, तो 7 के बाद 9 जोड़ दो, 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 9, 26, 26 बिल्कुल हमारा राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है ये किसी 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगा दिया जाए तो वस्तु पर उत्पन्न त्वरण का मान कितना होगा? जी का वैल्यू हमें निकालना है, जी का वैल्यू बताना है यहाँ पे। तो त्वरण, सॉरी, ए का वैल्यू निकालना है। तो ए बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है बल बटा द्रव्यमान। तो यहाँ पे बल कितना है? बल है 20 न्यूटन और द्रव्यमान है 5 केजी। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 4 मीटर प्रति स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त थे जिन्होंने अब तक हमारे क्लास को लाइक नहीं किया था, तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये क्लासेज हम रेगुलर कराते हैं जब तक आपके एग्ज़ाम समाप्त नहीं होते हैं। मिलेंगे शाम में, तब तक के लिए धन्यवाद।